Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो हम आज क्या लेने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया था। उस यूनिट में हम कूलम्स लॉ कंसेप्चुअली पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। आज हम लेने वाले हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। तो आज मैं आपको पहले ही थोड़ा सा सतर्क कर दूं कि आज जो न्यूमेरिकल्स है मैं उनका कैलकुलेशन पार्ट नहीं कराऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। आप यहाँ पर टाइप्स समझिए और उन टाइप्स के बेसिस पर जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल्स कर डालिए। ओके, मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि आप जितना अच्छा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे उतने अच्छे आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, और आप जितनी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होएगा। दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकते, हमें दोनों को पकड़ के रखना है। ओके जी, तो बड़े ही पॉजिटिव माइंड के साथ हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, वो कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स इज 3.7 into 10 to power -9 मीटर when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? देखिए, तो हमारे पास क्या है, दो आयन्स हैं, एक आयन दूसरा आयन, ठीक है जी। और उनके बीच का जो फोर्स है, रिपल्जन का फोर्स है, एक एक वर्ड पढ़ना है हमें न्यूमेरिकल का। जब भी हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं उसका एक एक वर्ड में बहुत कुछ छुपा है, हिंट्स छुपे हैं, उसको ग्रैब करना हमें आना चाहिए। देखिए, दो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब द फोर्स विल बी रिपल्सिव। ओके, और वो रिपल्सिव फोर्स है 3.7 into 10 to power -9 न्यूटन। न्यूटन होते हैं फोर्स के यूनिट्स। इनके बीच का डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। हमें ये बताना है कि इस पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये पॉजिटिव है मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये भी पॉजिटिव इसमें से भी गए हैं, दोनों सिमिलर है, मतलब ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, मतलब दोनों में से सेम इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। वो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में से गए हैं। हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे कहते हैं कि कूलम्ब लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। और ये फोर्स हमें गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, जो है हमारे पास 3.7 into 10 to power -9। K होता है 9 into 10 to power 9। नोट, ये हमारा किस में होता है, एयर और वैक्यूम में, और जब हम MK सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। Q1 Q2 हमें नहीं पता, क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम है, तो Q1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 इक्वल, उसको हम Q मान सकते हैं। तो ये जगह Q into Q दैट इज Q², और डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to power -10 मीटर, तो 5 एंगस्ट्रॉम इज 5 into 10 to power -10 मीटर। ओके जी, तो R होगा हमारे पास 5 into 10 to power -10 का मीटर का होल स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करके Q निकाल लीजिए, ये सब वैल्यू इधर आएंगी, फिर अंडर द रूट लेकर Q निकाल लिया। तो आपने Q निकाल लिया, और आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी चार्ज होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। E यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज 1.6 into 10 to power -19 कूलम्ब। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर चार्ज निकाला है उसको हमें डिवाइड करना होगा इस E से, और वहां पर आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन टेकन आउट टू मेक दैट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a free pitch ball of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to power -8 कूलम्ब। एक पिच बॉल है 8 ग्राम की, और ये उसके ऊपर चार्ज है। What must be the nature and magnitude of a charge that should be given to the second pitch ball? एक दूसरी पिच बॉल के ऊपर क्या मैग्नीट्यूड और कौन से नेचर का चार्ज है ये बताना है। और ये सेकेंड पिच बॉल कैसी है, दैट इज फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फर्स्ट वाली फॉर्मर पिच बॉल, और ये सेकेंड पिच बॉल फर्स्ट वाली के 5 सेंटीमीटर नीचे पड़ी है, सो दैट द अपर पिच बॉल इज स्टेशनरी। कि हमें ये बताना है कि सेकेंड वाली पिच बॉल पर क्या चार्ज रखें कि फर्स्ट वाली पिच बॉल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ना गिरे। ओके जी, देखिए, एक हमारे पास पिच बॉल है 8 ग्राम की, ये उसके ऊपर चार्ज है।
ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे होते हैं तो इस एक्सेलरेशन की जगह आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके जी। अब इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास यहां पर क्या है, किलोग्राम में होना चाहिए क्योंकि ये पूरा फोर्स MKS में निकल रहा है। ओके जी। अब 8 ग्राम की बॉडी को अर्थ कितने फोर्स से नीचे खींचेगी, मतलब इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम FG मान लेते हैं। इट इज FG, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इसका मास इन किलोग्राम, तो 8 ग्राम इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू G, दैट इज 9.8। इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास FG कि इतने फोर्स से अर्थ कह रही है कि ये पिच बॉल नीचे आए। अब ये सेकंड वाली पिच बॉल है और वो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ी है। अब ये सेकंड पिच बॉल के ऊपर क्या चार्ज है, ठीक है, और उसका नेचर क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ आ गई स्टेटमेंट? देखिए कैसे करेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर इस मार्कर के ऊपर मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं और मैं चाहती हूं कि ये कहीं मूव ना करे, तो मुझे 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। So that 5 न्यूटन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। यहां पर भी मैं क्या करूंगी कि ये इस FG से नीचे ना आए, तो मुझे क्या करना होगा, जितने FG इसको नीचे लेकर आ रहा है उतने ही फोर्स इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में लगना चाहिए। और वो फोर्स क्यों लगेगा, इस बॉडी की वजह से, क्योंकि ये दोनों चार्ज्ड है और चार्ज्ड बॉडीज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब मुझे इसके ऊपर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बैलेंस करता हुआ चाहिए जो कि नीचे लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसको ऊपर लगना पड़ेगा। अब मतलब इतना फोर्स नीचे इतना ही ऊपर, तो ये बॉडी स्टेशनरी रहेगी जैसे हमें क्वेश्चन में मांगा गया है सिचुएशन। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर रिपल्जन फोर्स कब लगेगा, जब ये भी पॉजिटिव हो। तो हमने ये नेचर तो बता दिया कि नेचर इज पॉजिटिव। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए जितना या मान लो FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 8 ग्राम के ऊपर इस वाली बॉल की वजह से, तो FE हमारा क्या होना चाहिए, FG के इक्वल। FG हमने यहां से निकाल दिया, वो हमें पता है, ये हमारे पास है, यहां से कैलकुलेट करो। FE क्या होता है, K, दैट इज 9 × 10⁹, बिकॉज एयर और मीडियम, एयर और वैक्यूम इज द मीडियम एंड यूनिट्स आर MKS। अब मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगी व्हाई दिस वैल्यू इज बीइंग टेकन, यू हैव टू जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन। ओके जी। इनटू फर्स्ट चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है 5 × 10⁻8, 5 × 10⁻8। सेकंड चार्ज नहीं पता, मान लो इसके ऊपर Q चार्ज है, तो वो Q निकालना है, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर्स। ओके जी। तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे क्योंकि पूरा MKS में चल रहा है, कन्वर्जन का याद रखिए। तो 5 × 10⁻² आ गया R का स्क्वायर, ये वैल्यू भी हमारे पास है। तो इन सबको सॉल्व करो, यहां पर आकर सॉल्व करो, यहां से हम पूरी इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, नेचर तो हमने कहा ही था कि ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से रिपल्सिव लगे, ऊपर लगे, और ये ऊपर वाला फोर्स FG को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, और ये बॉडी क्या हो, स्टेशनरी। इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके रेफरेंस बुक में होंगे, हर एक न्यूमेरिकल को चटाचट से फटाफट कंप्लीट कर दीजिए। बस ये कंसेप्ट है कि ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स नीचे लगना चाहिए। एक फोर्स हमें पता है, दूसरे फोर्स का फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला से हमारी उस चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, और नेचर हमने बता दिया कि हमें रिपल्सिव चाहिए था इसलिए ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सिव चाहिए था इसलिए इसको भी इसकी तरह पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो नेचर एंड मैग्नीट्यूड हमने बता दिया, सो इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट एक पार्ट, एक तरह का एक टाइप का क्वेश्चन है, वो कैसे हो सकता है। हमें पता है कि एयर में जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है, मतलब वो जब दो चार्जेस एयर में प्रेजेंट हो डिवाइडेड बाय वो फोर्स जब वो किसी मीडियम में प्रेजेंट हो, उन दोनों का रेशो होता है ER के बराबर। ER होता है मतलब रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको हम K से डिनोट भी करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये हमारा एक तो इस रेशो के बराबर होता है, एक हमारा ये इक्वल होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास फोर्स एयर में निकाल लो, तो आप निकाल दोगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको K पता है 9 × 10⁹, Q1 Q2 आपको क्वेश्चन में दिया होगा, R आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फिर वो कहेंगे अगर मैं इन दो चार्जेस को उतना ही डिस्टेंस इनके बीच में रखकर, मतलब ना Q1 चेंज करके, ना Q2 चेंज करके, ना R चेंज करके, इन तीनों में से कुछ चेंज नहीं किया, बट उन दोनों चार्जेस को हमने आकर कहाँ रख दिया, पानी के अंदर रख दिया या किसी और मीडियम में रख दिया, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर रख दिया, ठीक है जी। तो उसके बीच का फोर्स निकाल लो।
तो आप सिंपली क्या करोगे, आप कहोगे कि एयर का फोर्स हमने निकाल लिया और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एयर का फोर्स डिवाइडेड बाय वो फोर्स उनके बीच का जब वो वाटर में प्रेजेंट है इज इक्वल्स टू द एप्सिलॉन आर। और वाटर की वैल्यू होती है 80 पता है, आपने एफ ऑफ एयर निकाल दिया, 80 को इधर ले आओ, एफ ऑफ वाटर को उधर ले जाओ, तो एफ ऑफ वाटर आ गया, मतलब जो वो पानी में प्रेजेंट है तब उनके बीच का फोर्स है 1/80 टाइम्स फोर्स इन एयर। तो यहाँ पे एफ ऑफ एयर की वैल्यू ये वाली पुट करो, उसको 80 से डिवाइड करो, यू विल गेट द एफ ऑफ वाटर। अगर आपको कोई और मीडियम है उसका एप्सिलॉन आर दिया होगा, सेम इसी तरह से यू हैव टू कंटिन्यू। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बड़े इजी है इसको समझना। इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट आंसर में भी ये पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स का। देखिए आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, जब आपके पास 2 सेम साइज के हैं हमारे पास बॉडीज, मैंने आपको कंडक्शन में बताया था कि अगर आपके पास एक चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है, ठीक है, जब आप चार्ज वाले को अनचार्ज्ड से टच करते हो ना तो अनचार्ज वाले के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। यहां पर आपको क्या बात याद रखनी है, जब ध्यान से, जब इन दोनों का साइज जो है चार्ज्ड का और अनचार्ज्ड का वो सेम साइज है, तब जितना चार्ज इसके ऊपर है चार्ज्ड के पास, मान लो इसके ऊपर 10 कूलम्ब चार्ज है, इसने अपने जैसे ही सिमिलर ऑब्जेक्ट को टच किया जो कि अनचार्ज्ड था, तो जब ये इसको टच करेगा तो हमें पता है इसका चार्ज यहां ट्रांसफर होता है। तो आपको याद रखना है कि जब 2 हमारे पास सब्सटेंसेस सेम साइज के हैं तो वो अपना कितना चार्ज देता है दूसरे वाले को, अनचार्ज वाले को अपना आधा। मतलब अगर इसके पास पहले 10 था तो इसके पास टच करने के बाद इसने अनचार्ज वाले को अपना 5 कूलम दे दिया और इसके पास भी कितना रह गया, 5 कूलम। मतलब जितना हमारे पास, जब 2 हमारे पास बॉडीज सिमिलर चार्जेस की होती हैं, सिमिलर साइज की होती हैं, तो उनके अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरे पास है, इसके ऊपर Q1 चार्ज, इसके ऊपर भी है चार्ज Q2, इन दोनों को टच किया और ये दोनों सेम साइज की है, तो टच करने के बाद ये Q1 Q2 इसके ऊपर चार्ज क्या रह जाएगा, इन दोनों का सम Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब उन दोनों का जो चार्ज है उसका मीन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और Q2 के पास भी क्या आ जाएगा, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब ये है कि अगर Q1 चार्ज इसके ऊपर, Q2 चार्ज इसके ऊपर, तो टच करने के बाद दोनों के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, उन दोनों का मीन। हाँ जी, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। वो कहता है हमारे पास 2 चार्जेस हैं A एंड B, 2 चार्ज्ड बॉडीज है A एंड B। ये चार्ज्ड बॉडीज के ऊपर चार्ज है Q1 एंड Q2, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो कूलम लो देगा, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R², अगर R उनके सेंटर्स के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। आपको Q1 Q2 भी क्वेश्चन में गिवन है, मान लो R भी गिवन है, K की वैल्यू आपको पता है तो आप F निकाल सकते हो। तो हमने वो फोर्स निकाला इन दोनों चार्जेस के बीच में जब इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। अब वो कहता है कि क्या करो, एक अनदर बॉडी ले आओ जिसका जो बिल्कुल A और B से मटेरियल भी सिमिलर है और साइज भी बिल्कुल सेम है, इन दोनों का साइज भी बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों साइज वाला बिल्कुल इन दोनों के मटेरियल का एक और हम चार्ज्ड बॉडी ले आए, अनचार्ज्ड बॉडी ले आए, एक ऐसी बॉडी जो है तो इनके जैसी पर इनके ऊपर चार्जेस है, पर इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ओके जी, आगे देखिए, मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज, इसके ऊपर Q2 और इसके ऊपर चार्ज जो है वो है मेरे पास Q3, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये Q3 क्या है मेरे पास, 0 कूलम्ब। ओके, अब वो कहते हैं C को हमने A से टच किया, ठीक है, और फिर हमने उससे क्या कर लिया, जैसे ये C है उसको A से टच किया फिर हटा दिया, फिर वो C जो A से टच किया था उसको B से टच किया फिर हटा दिया। अब ये करने के बाद बताओ इनके बीच का क्या फोर्स होएगा। फोर्स जो है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जब मैं C को इससे टच करा रही हूँ, इससे टच करा रही हूँ, तो मैं R को तो नहीं छेड़ रही, तो R तो हमारा सेम रहेगा। बात आ जाती है कि ये चार्जेस क्या होंगे, जब मैंने C को A से टच कराया या मैंने B से टच कराया, तब मेरे पास इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या अटेन हुआ, ये अब हमें यहाँ पर निकालना है। ओके जी, कैसे निकालेंगे, लेट अस सी दैट। सबसे पहले जब C को हमने A के साथ टच कराया, जब C को हमने किसके साथ टच कराया, A के साथ, तो मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को टच कराने के बाद इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, जो इनके पहले चार्जेस थे उनका मीन चार्ज इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। मतलब ये अगर मेरा C था, ये अगर मेरा A था, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर है 0, ठीक है, जिसको मैंने Q3 नाम दिया।
समझ आ गई। तो इन दोनों को टच कराने के बाद ए पर जो चार्ज होगा वही सी पर चार्ज होगा, और वो क्या होगा, इन दोनों के चार्जेस का मीन, दैट मीन्स 0 प्लस Q1/2। ये होगा मेरा Q1/2। इसका मतलब टच कराने के बाद, जब इनको हमने टच करा दिया, उसके बाद सी के ऊपर भी चार्ज है Q1/2, ए के ऊपर भी चार्ज है Q1/2। वही कंसेप्ट यूज हो गया। अब सी को तो मैंने हटा दिया इससे टच करा के, तो ए के ऊपर चार्ज है Q1/2। ओके जी, ये मेरा ए के ऊपर चार्ज आ गया। अब जो सी है जिसके ऊपर चार्ज है Q1/2, ये वाला सी जिसको ए से टच कराया था बच्चों, उसको मैंने बी से टच कराया। किससे टच कराया? बी से। बी के ऊपर चार्ज है Q2। तो टच कराने के बाद इन दोनों के ऊपर क्या चार्ज रह जाएगा? सी के ऊपर और बी के ऊपर इक्वल चार्ज होगा, और वो क्या होगा, इन दोनों चार्जेस का मीन, दैट मीन्स Q1/2 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। यही चार्ज टच कराने के बाद C2 पे रहेगा, और यही चार्ज टच कराने के बाद B पर रहेगा। तो इसका मतलब C को जब A से टच कराया तो A का चार्ज Q1 से चेंज हो गया Q1/2, ठीक है जी। और जब उस Q1/2 जिसको हमने A से टच कराया, उसी को ही अगर मैं B से टच करा दूं, ठीक है, तो उस B वाले का चार्ज हो जाएगा Q1/2 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो C का चार्ज था और जो B का चार्ज था, जो दो टच हो रहे हैं उनके चार्जेस का मीन, वो चार्ज दोनों एक्वायर कर लेंगे। तो अब हमारे पास R हमें पता है पुराने वाला, तो हमारे पास नया चार्ज यहाँ पर क्या आ गया, A के ऊपर ये वाला चार्ज। मतलब अब इनके बीच में फोर्स होगा K/R²। चार्ज क्या होगा? Q1/2, और ये वाला चार्ज, मतलब A के ऊपर चार्ज, B के ऊपर चार्ज, ये होगा नया फोर्स, F' मान लिया। तो इस कंसेप्ट के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको पक्का उसका आंसर बताऊंगी। पर कितना इंटरेस्टिंग सा ये कंसेप्ट था, इस पे आप 10, 15, 20 जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं ट्राई करिए, और इसमें इस कंसेप्ट के टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब मैं 1-2 लेने वाली हूँ वो कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है, एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है जी, बहुत सारे चार्जेस हैं, और ये पूरा सिस्टम जिसमें बहुत सारे 3, 4, 5 जितने भी चार्जेस आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, वो चार्जेस, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब होता है कि उस सिस्टम में प्रेजेंट हर एक चार्ज के ऊपर, मान लो ये मेरे पास चार्जेस हैं, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5। ओके जी, अब तो वो ये कह रहा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है इन चारों की वजह से वो 0 है, इस पर भी इन चारों की वजह से 0, हर एक पर नेट फोर्स 0 है। और एक हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होती है जो मैं आपको बताना भूल गई। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये कहती है बच्चों कि मान लो ये 5 चार्जेस हैं, तो इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, जो मान लो ये Q1 है, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, जो इस चार्ज के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स है, वो क्या होगा, दैट विल बी सिंपली K/Q1 Q2 अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट। किस बात के इंडिपेंडेंट? कि हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट अराउंड दिस। ऐसा नहीं है अगर ये अकेले होते तब भी इनके बीच में फोर्स होता K/Q1 Q2 बाई R² इफ द डिस्टेंस इज R, और अगर ये इनके साथ प्रेजेंट है तो भी इनके बीच का फोर्स क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट अराउंड देम। It is simply given by the Coulomb's law, K, the product of the charges divided by the square of the distance between the two charges. ओके जी, अब तो इस और सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि हर एक चार्ज के ऊपर, मतलब इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स का जो वेक्टर सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी 0। मतलब एवरी चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या है, वो कह रहे हैं 2 चार्जेस ईच ऑफ प्लस Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो जी यहां तक देखते हैं। 2 चार्जेस हैं हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन में पड़े हैं। मान लो एक ए पोजीशन पे, एक बी पोजीशन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे 2 चार्जेस पड़े, ये भी है प्लस Q, ये भी है प्लस Q। माइनस Q चार्जेस प्लेस्ड बिटवीन देम, इनके बीच में कहीं माइनस Q, मान लो ये माइनस Q पोजीशन, ये माइनस Q चार्ज है, C पोजीशन पे माइनस Q चार्ज पड़ा है। मान लो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है जी, और ये जो माइनस Q है वो x डिस्टेंस पर है A से, तो ये पूरा R, ये पूरा x, तो ये कितना हो गया बच्चों, वेरी गुड, ये हो गया हमारा R - x। समझ आ गई बात?
ओके हमें क्या निकालना है कि एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालनी है कि क्यू हमारा है क्या इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू निकालना है, और ये कौन से पोजीशन पर पड़ा है। मतलब मुझे एक्स निकालना है, आर माइनस एक्स तो सिंपल आ जाएगा। मतलब मुझे निकालना है कि ए से कितनी पोजीशन पर है। समझ आ गई? अगर मैं इसको आर लेती, इसको आर माइनस एक्स ले लेती, फिर मैं बोल देती कि बी से कितनी पोजीशन पर है। समझ आ गई? तो मैंने क्योंकि इसका डिस्टेंस ए से एक्स लिया है तो मुझे एक एक्स की वैल्यू यहां पर निकालनी है, और सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर नेट फोर्स इन दोनों की वजह से जीरो है, इसके ऊपर नेट फोर्स माइनस क्यू के ऊपर नेट फोर्स इन दोनों की वजह से जीरो है, और इसके ऊपर भी नेट फोर्स इन दोनों की वजह से जीरो है। हम इसको दो पार्ट में सोल्व करेंगे। पहला पार्ट माइनस क्यू के ऊपर नेट चार्ज जीरो है, दूसरा प्लस क्यू के ऊपर नेट चार्ज, इनमें से कोई भी ले लो, मैं बी ले लूंगी, प्लस क्यू के ऊपर नेट चार्ज जीरो है। ठीक है जी। जब माइनस क्यू के ऊपर नेट चार्ज जीरो है, फोर्स, चार्ज नहीं, नेट फोर्स हमारा जीरो है, तब बात करेंगे, और जब प्लस क्यू पर नेट फोर्स जीरो है तब बात करेंगे। ओके जी। तो क्यू चार्जेस माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एक्स, दिस इज आर, सो दिस वुड बी आर माइनस एक्स। हमें बताना है कि क्यू की वैल्यू क्या है और एक्स की वैल्यू क्या है। सबसे पहले नेट फोर्स माइनस क्यू के ऊपर जीरो है, माइनस क्यू के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स होगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव, अट्रैक्टिव, मतलब इस तरफ होगा। मान लो ये एफ ए है ड्यू टू द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट ए पोजिशन, इसकी वजह से फोर्स होगा इस तरफ क्योंकि अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सो इट इज एफ बी। अब ये इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स का मतलब तभी होगा जब जितना एफ ए उतनी एफ बी हो, मतलब जितना एफ ए इसको इधर खींच रहा है उतने ही अगर एफ बी इसको इधर खींचेगा दूसरी पोजीशन पे। समझ आ गई? जितना मैं लड़ रही हूं इस चीज के लिए उतना ही वो लड़ रहा है इस चीज के लिए, तो ये कहीं नहीं जाने वाली। सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए जो एफ ए है वही एफ बी होना पड़ेगा। फटाफट एफ ए क्या होता है, के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेस दैट इज क्यू एंड स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके जी। यहां पर एक बात और, आपने यहां माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, ये बातें ना हमें कोई नहीं बताता, पर ये बहुत ट्रबल करती हैं क्वेश्चंस करते वक्त। ठीक है जी। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स होते नहीं है आगे वाले। एक तो हम रट्टा मार लेंगे कि इसमें माइनस नहीं लेना। ओके देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहां पर क्या करो, जब आप नेगेटिव कंसीडर कर लोगे, मतलब या तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ड्यू टू ए, दैट इज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट ए, इस तरफ। फिर आप क्या करोगे, अगर आप नेगेटिव साइन ले रहे हो ना, मतलब आपने क्या करा, आपने डायरेक्शन कंसीडर कर ली। ध्यान से समझो, जब आप नेगेटिव साइन ले लेते हो बच्चे तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि ये दो चीजें बराबर होनी चाहिए तभी ये होगा। जब आप नेगेटिव कंसीडर कर लेते हो तब आप क्या करते हो, सिंपली वेक्टर सम निकालते हो हर एक का। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, आपको ये कहना पड़ेगा कि इसकी वजह से जो फोर्स प्लस इसकी वजह से जो फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, दोनों चीजें पॉजिटिव, वही तो मैंने यहां पर लिखी है, यहां दोनों चीजें पॉजिटिव। मतलब आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास इस वाले लाइन वाले फोर्सेस हैं तो आप सिंपल अपना दिमाग लगाओ, इसको भूल जाओ और नेगेटिव ना कंसीडर करो, पॉजिटिव ही लो। और जो हमारे एंगल्स पर होंगे उनकी बात अभी हम अगले न्यूमेरिकल्स में करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स के बाद। ठीक है जी, ये होगा, ये भी। अब b की वजह से फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस चार्ज नेगेटिव कंसीडर नहीं करना क्योंकि हमने अपना दिमाग ऑलरेडी लगा लिया है कि ये इक्वल होने चाहिए, कंडीशन ऑलरेडी लगा ली है। डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम r माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो गया, यहां से आ गया r माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, अंडर द रूट ले लो, ये आ गया x इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स, ये x उधर चला गया तो 2x इज इक्वल्स टू r एंड x इज इक्वल्स टू r बाई 2। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है, r बाई 2, तो r माइनस r बाई 2 भी क्या होगा, r बाई 2। इसका मतलब इस माइनस q को इन दोनों के बिल्कुल मिडल पे होना पड़ेगा। ये आप एज इट इज याद भी रख सकते हो, जब इक्वल चार्जेस हैं और बीच में एक उनके अपोजिट वाला पोलैरिटी वाला चार्ज है तो वो तब इक्विलिब्रियम पे होगा जब वो उनके बीच में प्रेजेंट हो। ये सेंटेंस आप याद भी रख सकते हो। ओके जी, न्यूमेरिकल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हायर न्यूमेरिकल्स में इसमें तो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने नेगेटिव रूट काट दिया, मैं ऐसे भी कह सकती थी कि r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो यहां से जाता r इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, और r इज इक्वल्स टू जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि r तो डिस्टेंस है ना उनके बीच का, हाउ इट कैन बी जीरो। ठीक है जी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लिया, पॉजिटिव वाला कंसीडर करके अपना आंसर निकाल लिया। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि x जो है मेरा वो क्या है, r बाय
2। अब हमारे पास आता है यही कि प्लस मतलब इसके ऊपर या इसके ऊपर दोनों के ऊपर भी नेट फोर्स 0 है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कोई सा भी आप ले सकते हो, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। अब मैंने बी वाला ले लिया, आप ए वाले को कंसिडर कर सकते हो। बी वाले के ऊपर ए की वजह से जो फोर्स होगा प्लस प्लस, तो इट वुड बी रिपल्सिव। इसको मैं लिख लेती हूँ एफ ए की वजह से डैश, क्योंकि बी वाले के ऊपर है ना, इसलिए मैंने उसको डैश मान लिया इससे डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो एक मेरे पास फोर्स एफ ए डैश। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों का अट्रैक्टिव होगा। ये मान लो हमारा एफ सी है, सी की वजह से। तो अब ये कब इक्विलिब्रियम में होगा? वही कि एफ सी जब मेरा एफ ए डैश के इक्वल होगा। वैल्यूज पुट कर दो। एफ सी क्या होगा? के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इन दोनों चार्जेस क्यू क्यू। नेगेटिव नहीं लेना, हम अपना दिमाग लगा चुके हैं। जब ये दिमाग नहीं लगाया तब आपने नेगेटिव लेके ऐड करके 0 आंसर करना है, पर आप वो छोड़ दिया, आप ये वाली चीज कीजिए। और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मतलब अपोजिट फोर्सेस लग रहे हो, सिंपल मैथमेटिक्स। सो के क्यू क्यू अपॉन the distance is r/2, so r/2 square is equals to k एफ ए डैश। इसकी वजह से it would be q into q अपॉन डिस्टेंस क्या है बेटा? r, it would be r square। ये आ जाएगा के क्यू काट दिया हमने तलवारों से, तो ये बन गया मेरे पास q, r को इधर ले आए, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q टाइम्स r स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो स्मॉल क्यू हो गया कैपिटल क्यू बाय 4। यहां से मेरे पास कंडीशन आई थी कि ये बीच में प्रेजेंट होना चाहिए, तो पोजीशन बता दी। यहां से कंडीशन आई है कि ये मेरा इनके 1/4 मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आगे जैसे जैसे कंसेप्ट्स हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और न्यूमेरिकल पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो तक टाटा बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव।